फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम आ गए हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं। चैप्टर 8 का नाम देख लीजिए, नाम देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। एक एक पॉइंट आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। कौन सा पॉइंट कहाँ पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है आज के चैप्टर का मतलब कि नाम क्या है। तो सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो सुधार हुए हैं वो देखा जाएगा, जातिगत जो आंदोलन हुए हैं उन्हें देखेंगे, और कुछ सामाजिक सुधार जो आंदोलन है उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, तो वो बाल विवाह से संबंधित है। आप इसको धैर्य के साथ देखिएगा, आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि बाल विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या है सॉरी कह रहे हैं कि बाल विवाह प्रथा केवल हिंदू धर्म में प्रचलित थी, सत्य पूछा जा रहा है ना। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं बाल विवाह प्रथा का प्रचलन मध्यकाल में कम हो गया था। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं कि बाल विवाह प्रथा लड़कियों के शिक्षा के अधिकार का हनन करती थी, और चौथा है कि बाल विवाह प्रथा में लड़कियों की सहमति को महत्व दिया जाता था। अब आप चौथे ऑप्शन को लेकर के खुद ही सोच सकते हैं कि जब बच्चा छोटा है तो उसके मतलब ओपिनियन का क्या ही महत्व होगा। मतलब अगर वो हाँ भी करे या ना भी करे, वो मैच्योर भी नहीं है। अगर वो हाँ कर रहा है तब भी अभी मतलब कि बच्चा ही है, उसके ओपिनियन का कोई महत्व नहीं। जब बड़े हो जाएं बच्चे, 21-22 साल के हो जाएं, 25 के हो जाएं, तब तो वो थोड़ा मैच्योर होते हैं, तब उनसे पूछें, तब उनका जो ओपिनियन है वो महत्व रखता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाल विवाह में लड़कियों की सहमति को महत्व दिया जाता था, तो ये तो बकवास बात है। अगर बच्चे हाँ भी कर रहे हैं तब भी बेकार की ही बात है, ना भी कर रहे हैं तब भी बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है एग्जैक्टली उनके साथ क्या होने वाला है। तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही चल बसा। पहले ऑप्शन में देखिए कह रहे हैं कि बाल विवाह केवल हिंदू धर्म में प्रचलित था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मुसलमान हैं, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चियों की शादी आज भी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई नई नई परंपरा नहीं आई होगी, पहले से ही चली आ रही। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों में ही मतलब कि ये प्रथा प्रचलित थी कि बच्चों का जब बच्चे छोटे रहे तभी उनकी शादी कर दी जाए। इवन मेरी जो बड़ी मम्मी है वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, तो बताती हैं कि गोद में लेकर के उनकी शादी हुई है। तो ये भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शंस बचे हैं। बी वाले में कह रहे हैं कि बाल विवाह प्रथा जो है इसका प्रचलन मध्यकाल में कम हुआ था। तो आपको लग रहा है कि मध्यकाल में इसका मतलब प्रचलन कम हुआ होगा, गलत बात है। मध्यकाल में इसका प्रचलन कम नहीं हुआ। इसका जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा कि बाल विवाह प्रथा लड़कियों के शिक्षा के अधिकारों का हनन करती थी। अब जब आप बचपन में ही शादी कर देंगे तो फिर बच्चे मतलब कहाँ से पढ़ पाएंगे। और ऊपर से अभी भी आप देखिए कि कई सारे बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादी तो भले ही लेट से हो रही है, लेकिन पढ़ने लिखने का उन्हें उतना अवसर नहीं मिलता है जितना लड़कों को मिल पाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, कि बाल विवाह जो प्रथा थी वो लड़कियों के शिक्षा के जो अधिकार हैं उनका हनन करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सती प्रथा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमारे पास विकल्प में देखिए कह रहे हैं सती प्रथा में विधवा महिलाओं को उनके पति के साथ चिता में जला दिया जाता था। तो एकदम सही बात है, ये असत्य हमें बताना है। दूसरा कह रहे हैं सती प्रथा को सती नामक सदाचारी महिलाओं के सम्मान में किया जाता था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपसे कोई पूछ ले कि सती जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सती का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सदाचारी महिला। ठीक है, लेकिन ये जो है ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इसका उत्तर भी यही वाला हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि सती प्रथा महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को सीमित करती थी, तो एकदम सही बात है। आप देखते हैं कि जब पति मर जाते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह रहती है बच्चों में, स्पेशली जो मेल बच्चे हैं उनमें और उनकी पत्नी में मतलब बढ़ जाती है। लेकिन जब पति के साथ ही जिंदा उनको जला दिया गया तो फिर प्रॉपर्टी बंटने का तो कोई मैटर ही नहीं रह गया, वो तो अपने आप में ही समाप्त हो गया। तो ये पॉइंट भी एकदम सही है।
डी वाले में कह रहे हैं सती प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया था, तो एकदम सही बात है। 1829 में 1829 में जो हमारे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय जी, उनके प्रयासों के मतलब कि उनके प्रयासों से 1829 में एक कानून पारित किया गया था जिसमें सती प्रथा को बैन किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला। लगे हाथ हम लोग राजा, हालांकि आगे क्वेश्चन होगा राजा राम मोहन राय के बारे में, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में राजा राम मोहन राय जी के बारे में क्या कुछ बातें बताई गई हैं, क्योंकि सती प्रथा से उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। और अगर आपको ये ना पता हो कि उनका जो मतलब कि सती प्रथा उन्मूलन के प्रति जो उनका लगाव था कि हम जल्द से जल्द इसको समाप्त कर दें, ऐसा उनके मन में कैसे ये भाव उत्पन्न हुआ, तो उनकी जो भाभी थी ना, उनको उन्होंने देखा था कि कैसे लोगों ने जिंदा जला दिया था, तभी से उन्होंने संकल्प लिया था कि इस प्रथा को बिना समाप्त किए तो मानेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनके बारे में आपको 2-4 पॉइंट से एनसीईआरटी में बताया गया है। सबसे पहले तो आप जानिए कि इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1772 से 1833 तक। ठीक है, तो 1772 से 1833 तक इनका समय है। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, ब्रह्मो समाज, या उसी को ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1830 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, और जो ब्रह्म समाज है ना, इसमें ये मतलब कि इस समाज से जो भी जुड़े हुए लोग थे, इस समाज की जो विचारधारा थी वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, और जो बलि वगैरह दिया जाता है जानवरों की, उसके भी ये मतलब कि घोर विरोधी थे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनके जो अनुयायी थे उन्होंने जो उपनिषद हैं हमारे, उनको मान्यता दी थी। ठीक है, यानी कि ये लोग उपनिषद में विश्वास किया करते थे। और साथ में इनके प्रयासों, यानी कि राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था, यानी कि सती प्रथा को बैन किया गया था। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1829, 1829। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, यही इतना केवल एनसीईआरटी में दिया ही है। बाकी आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं इनके बारे में, यानी कि राजा राम मोहन राय जी के बारे में। हम लोग आगे फिर से पूरा कंप्लीट एक वीडियोस बनाते चलेंगे, अभी नहीं, पहले एनसीईआरटी समाप्त हो जाए, उसके बाद हम फिर से हिस्ट्री पढ़ाएंगे। वहाँ पे हम मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सकेगी उसको देने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पे ही टिक के रहेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपसे सही कथन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं बताइए आपसे कि कौन सा कथन सत्य है। विकल्प में क्या है, कह रहे हैं कि 19वीं सदी से पहले सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं पर कोई बहस नहीं होती थी। ठीक है, दूसरा क्या है, संचार के नए तरीकों के विकास ने सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दिया। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने समाज में परिवर्तन लाने के प्रयासों का विरोध किया। ये तो अपने आप में विरोधाभासी स्टेटमेंट है ना, क्योंकि एक तो उनके नाम के आगे समाज सुधारक भी जोड़ा गया है और आगे कह रहे हैं कि परिवर्तन मतलब लाने के प्रयास का विरोध भी किया, तो ये विरोधाभासी है, ये तो गलत है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। चौथा कह रहे हैं कि अछूत जातियों को मंदिर में प्रवेश करने और सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति थी। तो जब नाम में ही अछूत है तो आपको समझ आ रहा होगा कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पे जो कुएं हैं, जो तालाब हैं, वहां आने जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला कह रहे हैं 19वीं सदी से पहले सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं पर कोई बहस नहीं होती थी। अब कोई, ये मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहस होती ही नहीं थी, तो ऐसा नहीं, बहस तो हुआ ही करती थी, भले ही उसके बहुत सकारात्मक कोई परिणाम नहीं निकल के आए, लेकिन बहस तो लोग किया ही करते रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि संचार के जो नए तरीके हैं, जब इनका डेवलपमेंट हुआ तो इसने जो है सामाजिक मुद्दे पर चर्चा को बढ़ावा दिया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजा राम मोहन राय जी से बारे मतलब पूछा गया है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। कह रहे हैं कि
उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा या समाज एक ही बात है। तो अभी मैंने बताया कि हाँ, उनके द्वारा 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कोलकाता या कलकत्ता में। दूसरा कह रहे हैं उन्हें समाज सुधारक माना जाता है। सही बात है, उन्होंने इतनी बड़ी जो प्रथा थी, इतनी गंदी जो रीति थी सती प्रथा, उसको समाप्त करने में प्रयास किया, समाप्त कर रहा ही। तीसरा कह रहे हैं उन्होंने पुराने रीति रिवाज को छोड़कर नए विचार को अपनाने का समर्थन किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर कह रहे हैं उन्होंने अछूत जातियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो उनके द्वारा ना जातिगत आंदोलन नहीं चलाए गए थे। और हमसे गलत पूछ रहे हैं ना, डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ना कई समाज सुधार आंदोलन किए गए, लेकिन जो जातिगत आंदोलन है उसमें उन्होंने कोई खास जो है पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया अपना। जातिगत आंदोलन से अन्य लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ज्योतिबा फुले जी हो गए, नारायण गुरु हो गए, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार कहते हैं, वो लोग हो गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताइए कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। विकल्प में बाल विवाह, तो ऐसा नहीं है। जातिगत आंदोलन से तो बिल्कुल जुड़े नहीं थे। सती प्रथा और छुआछूत, छुआछूत भी नहीं है, बाल विवाह भी नहीं है। इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि सती प्रथा विरोधी थे वो। सती प्रथा को समाप्त करने के खिलाफ उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ओहो, ये तो ऊपर नीचे हो गया। कह रहे हैं कि आप बताइए सती प्रथा के जो समर्थक थे उनका क्या तर्क था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी परंपराएं हो, दो धड़े आपको उसके लिए देखने को मिल जाएंगे। एक धड़ा जो उस रीति रिवाज के समर्थक होंगे और दूसरा धड़ा होगा जो उस रीति रिवाज, उस परंपरा के विरोधी होंगे। तो वही यहाँ पूछ रहे हैं कि आप बताइए जो सती प्रथा के समर्थक थे, जो लोग चाहते थे कि पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाना चाहिए, उनका क्या तर्क था, उनका क्या मान्यता था, उनकी मान्यता क्या थी, पूर्वधारणा क्या थी। चलिए विकल्प देखिए। कह रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से अधिक समझदार होती हैं, मतलब ऐसा सोच के वो लोग ईर्ष्या के मारे ऐसा कर देते थे, तो ऐसा नहीं है। और इतनी अच्छी सोच वो लोग कभी रख भी नहीं सकते थे। फिर कह रहे हैं महिलाएं स्वाभाविक रूप से कम समझदार होती हैं, तो ऐसी ही घटिया सोच उस टाइम के लोग रखते भी थे। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सोच को रखते हैं। फिर कह रहे हैं महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो इतना अच्छा वो कैसे सोच सकते हैं। इसका जो उत्तर है ना वो डी वाला भी नहीं होगा, बी वाला हो जाएगा। उनका मानना था कि जो महिलाएं होती हैं ना वो स्वाभाविक रूप से कम समझदार होती हैं। जबकि जो लोग सती प्रथा के विरोधी थे उनका मानना था कि आपने जब उन्हें एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया, कभी भी समाज में उन्हें अपना पार्टिसिपेशन देने का मौका नहीं दिया, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कम समझदार होती हैं। पहले आप उन्हें मौका दीजिए ना, मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का। अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाती हैं तब आप कहिए कि वो कम समझदार है। आपने कभी मौका ही नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि कम समझदार है। तो ये मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जो सती प्रथा के समर्थक थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सती प्रथा के विरोधी थे। समर्थकों का क्या मानना था, मतलब समर्थक जो थे वो क्या मानते थे वो मैंने बता दिया, और जो समर्थक मतलब कि समर्थक नहीं थे उनका क्या मानना था वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ताराबाई शिंदे जी से एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि जो ताराबाई शिंदे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप बताइए उन्होंने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में किस बात की आलोचना की है। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या क्या है। हमारे पास जो पहला विकल्प है वो कह रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा की कमी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता, और तीसरा क्या है बाल विवाह की प्रथा, और चौथा है विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध। तो जो ताराबाई शिंदे हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है स्त्री पुरुष तुलना करके। ठीक है, और इस मतलब की पुस्तक में उन्होंने मेल फीमेल यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक असमानता है, जो सामाजिक फर्क है, उसकी आलोचना की है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा कि पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता की जो तुलना है वो मतलब कि आलोचना है वो स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे जी के द्वारा की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक है वो किनकी है, तो याद रखिएगा ताराबाई शिंदे जी की है। ठीक है, और क्या कुछ पॉइंट्स हैं, तो और कोई पॉइंट नहीं दिया था एनसीईआरटी में। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ कह रहे हैं कि आप बताइए जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। ठीक है,
हमारे पास विकल्प क्या क्या है? विकल्प है 1929, 1939, 1949 और 1959। ठीक है, 10-10 साल का अंतर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1929। तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 1929 में पारित किया गया था, और इसमें जो है मेल और फीमेल की जो मतलब कि शादी की उम्र है वो बताई गई थी। तो जो पुरुष हैं यानी कि जो मेल हैं उनकी शादी की उम्र 18 साल बताई गई थी, जो फीमेल यानी कि महिलाएं हैं उनकी शादी की उम्र जो है वो 16 साल बताई गई थी। आगे चल के हालांकि इसको 21 और 18 कर दिया गया, यानी कि पुरुषों की 21 साल में शादी होनी चाहिए और महिलाओं की 18 साल में। लेकिन जब ये बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था 1929 में, उस टाइम पे जो पुरुष हैं उनकी शादी की उम्र 18 साल बताई गई थी और महिलाओं की 16 साल बताई गई थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये एज भी। ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन मेरा गड़बड़ा गया सब। फिर कह रहे हैं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार शादी के लिए जो लड़की की न्यूनतम उम्र है वो क्या होनी चाहिए? अभी बता दिया 16 साल, तो दोबारा नहीं देखेंगे इसको। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार शादी के लिए जो लड़की की न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो भैया ये 16 साल होनी चाहिए। ये पता नहीं कैसे आंसर में 18 है, आगे चल कर के ये 18-21 हुआ था, लेकिन जब ये अधिनियम लाया गया था उस टाइम पे लड़कियों की जो उम्र थी वो 16 साल रखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 19वीं सदी में भारत में शहरों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला क्या है? कह रहे हैं कि शहरों में मजदूरों की मांग कम हो गई थी। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि गांव और छोटे कस्बों में गरीब लोग शहरों की ओर जाने लगे थे। तीसरा कह रहे हैं शहर जाने वालों में से अधिकांश लोग उच्च जातियों के थे। और चौथा है कि बागानों में काम करने के लिए लोगों को मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर नहीं भेजा गया था। अच्छा, पूछ रहे हैं कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो भैया बी वाला सही है। ठीक है, तो 19वीं सदी में शहरों में मतलब कि जब विकास के काम शुरू हुए तो वहां पे मजदूरों की डिमांड बढ़ी। तो जो मजदूरों की डिमांड बढ़ी उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि शहरों में मजदूरों की मांग कम हो गई? नहीं, शहरों में मजदूरों की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी। तो जब डिमांड बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि गांव और जो छोटे कस्बे के गरीब लोग थे वो शहर की ओर जाने लगे, जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो सके, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सही हो सके। तीसरे में कह रहे हैं शहर जाने वाले उच्च जाति के थे? नहीं, उच्च जाति के नहीं थे, बेचारे जो अछूत और निम्न जाति के लोग थे, जिनके लिए गांव में आपको कोई भी अवसर नहीं देखने को मिलता। इवन लोग अपने साथ बैठने भी नहीं देते थे, अपने साथ तालाब में नहाने भी नहीं देते थे, कुएं से पानी भी नहीं निकालने देते थे। तो वो सारे लोग मजबूरी में फिर अपने जो मतलब कि गाँव और कस्बे थे उन्हें छोड़ करके शहरों की ओर प्रवास किए। फिर कह रहे हैं कि बागानों में काम करने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा जाता था, तो ऐसी बात नहीं है, वहां पे भारी मात्रा में भेजे जाते थे मजदूर हमारे यहाँ से। कहाँ पे? मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब देख के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत से PDF बनाई थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर विकल्प देख लेंगे। कह रहे हैं कि आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो गैर ब्राह्मण जो आंदोलन है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है और सही कथन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला विकल्प क्या है? पहले विकल्प में कह रहे हैं कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत है वो गुरु घासीदास जी ने की थी। एकदम सही बात है, जब भी गैर ब्राह्मण आंदोलन से क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन है उसकी स्थापना मतलब कि इसको किसने चलाया था? तो याद रखिएगा कि गुरु घासीदास जी के द्वारा इसको चलाया गया था। दूसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। तो ये बात भी एकदम सही है कि पूर्वी बंगाल में जो हरिदास ठाकुर जी थे उन्होंने मतुआ पंथ के जो चांडाल काश्तकार थे उनके साथ मिलकर के आंदोलन किया। तीसरा, केरल में एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता के आदर्श को रखा था।
ये बात भी एकदम सही है, ठीक है। और चौथा है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो एकदम सही बात है। तो इसका जो उत्तर है डी वाला हो जाएगा। जो भी मतलब कि गैर ब्राह्मण आंदोलन है उसमें ये सारे आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि थोड़ा डिटेल में उनके बारे में बताया गया है। श्री नारायण गुरु जी के बारे में वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उसको हमें देखना भी चाहिए। कहाँ पे बताऊं मैं, मगर चलिए यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो जानिए कि जो नारायण गुरु जी हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, ठीक है। तो नारायण गुरु जी का जो टाइम पीरियड है वो 1855 से कब तक है, 1928 तक। और इनके द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया, कहाँ पे, केरल में। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था निम्न जाति आंदोलन केरल में। और ये मतलब कि एझावा जाति से संबंधित है। और ये जो एझावा जाति है ना, ये केरल में निम्न जाति समझी जाती थी, वहीं पे इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो नारायण गुरु थे ये धर्म योगम मतलब धर्म योगम एक इनका संस्था थी, उसकी स्थापना किए थे। तो इनकी जो संस्था थी जिसका स्थापना इनके द्वारा किया गया था उसका नाम क्या था, धर्म लिखने में दिक्कत हो रही है, धर्म परिपालन योगम, ठीक है। और कब इसकी स्थापना किए हैं, तो 1902 में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो छुआछूत को समाप्त किया जाए। जो पूजा पाठ, विवाह, अंतिम संस्कार आदि जैसे जो ढोंग हैं उनको भी उनके द्वारा विरोध किया गया था इस धर्म परिपालन योगम जो संस्था है इसके माध्यम से, ठीक है। साथ में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश आंदोलन। और कब से कब तक ये चला, तो मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है वो इन्होंने चलाया था 1920 से 1934 के माध्यम, ठीक है। अब आगे चल के देखेंगे कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उनके द्वारा भी मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। लेकिन अभी हम किसको देख रहे हैं, हम अभी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं नारायण गुरु जी के, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करके रखिएगा कि जो मतलब कि अम्बेडकर जी के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था वो 1927 से 1935 के मध्य चलाया गया था। मतलब इन्हीं के आसपास चल रहा था, जैसे केरल में इनके द्वारा चलाया जा रहा था और मध्य भारत में अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है, वो है कि 1920 में ये माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रेरित हुए थे, ठीक है। तो ये जो है गांधीवादी राष्ट्रवाद से भी प्रेरित थे, गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रेरित हुए थे। कौन, नारायण गुरु। कहाँ से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। केरल की एक निम्न जाति एझावा है वो है से, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, जातिगत आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। ये जो नारा है वो पूछा भी गया है ऑलरेडी। तो कह रहे हैं कि आप बताओ किसके द्वारा ये नारा दिया गया था। विकल्प देखिए, गुरु घासीदास, तो ऐसा बात नहीं है। हरिदास ठाकुर, नहीं। श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा भी नहीं दिया गया था। ऑप्शन जो इसका सी है ना वो ठीक हो जाएगा, यानी कि श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी। और उनके बारे में हमने सब कुछ बता ही दिया। अब हम देखेंगे गुलामगिरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मतलब कि अभी बताते हैं, एक सेकंड में। कह रहे हैं कि ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक कब लिखी थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है वो कब लिखी गई है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कह रहे हैं कि 1870, 1873, 1875 या 1880। तो जो गुलामगिरी पुस्तक है ना ये ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है, 1873 में, ठीक। ऑप्शन जो बी में है, शायद ना ये गड़बड़ हुआ है, हाँ बी में है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो गुलामगिरी है ये भी, और साथ में जो ज्योतिबा राव फुले जी हैं वो भी। एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि जो ज्योतिबा राव फुले हैं वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था जातिगत आंदोलन, और उत्तर भी यही जातिगत आंदोलन था, ठीक है। 4 विकल्प दिए हुए थे और उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है जो एनसीईआरटी ना पढ़ना। अगर जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। और आप देखेंगे कि 6 से 8th क्लास की ही एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही मदद करती हैं एग्जाम में।
तो ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी 1873 में, और इसमें शूद्रों की जो दासता है ना उसका वर्णन किया गया। अब शूद्र कौन थे, मैंने जब हम मतलब कि क्लास 6 वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि जो मतलब कि शूद्र हैं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था चलती थी। उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा जी के बॉडी से, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से उनके क्षत्रिय निकले हैं, और जो जंघा है वहां से निकले हैं वैश्य, और जो मतलब कि अंगूठा है या कहें कि पैर वाला जो हिस्सा है वहां से निकले हैं शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों में जो सबसे निचली जाति के लोग माने जाते हैं वो है शूद्र, ठीक है। यानी और उनका काम क्या था, जो ऊपर के 3 जाति हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ठीक है। तो उन्हीं शूद्रों की जो दासता है उसका वर्णन इस गुलामगिरी नामक पुस्तक में किया गया है। कोई आपसे पूछ ले किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिएगा मराठी भाषा में लिखी गई है। कब लिखी गई है ये बता दिया हमने, और इसमें ना मतलब कि जो अमेरिका में नीग्रो जनजाति के लोग थे उनसे तुलना की गई है हमारे भारत देश के जो शूद्र हैं उनकी। अब थोड़ा सा और पॉइंट है ज्योतिबा राव जी के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया था, और वो क्या है, वो दिया है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1827 में हुआ था, ठीक है। 1827 में जन्म हुआ है। और आगे एक बात और भी जानना चाहिए, वो क्या है, वो है कि इनके द्वारा एक मतलब संस्था की स्थापना की गई थी, और उस संस्था का नाम क्या है, सत्य शोधक समाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी संस्था की स्थापना की गई है, सत्य शोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इसको आपको याद रखना है। और इनके द्वारा एक काम किया गया है, वो क्या है, वो है उपनिवेश विरोधी, मतलब कि जो उपनिवेशवाद चल रहा था हमारे भारत देश को, मतलब ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था ना, तो उससे संबंधित एक पॉइंट है कि उपनिवेशवाद के ये विरोधी थे, और इन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की, और उसको क्या कहा, उसको कहा कि ये जो राष्ट्रवाद है ना ये काश्तकार की चाबुक है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कि उपनिवेशवाद को काश्तकार की चाबुक किन के द्वारा कहा गया, ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन याद मतलब करते हैं। याद रखिएगा कि जातिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का एग्जाम होता है ना, तो उसमें भी एमए में एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से मैंने इसको और बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अंबेडकर ने जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है वो क्यों शुरू किया। हमारे पास विकल्प क्या है, कह रहे हैं कि वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, एकदम सही बात है। दूसरा, वह मंदिरों में दलितों के प्रवेश को सुनिश्चित करना चाहते थे, ये बात भी सही है। तीसरा, वो ब्राह्मण पुजारियों के खिलाफ थे, यह बात भी एकदम सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, कब से कब तक चलाया था, अभी मैंने बताया था, फिर बता रहे हैं कि 1937 से 1935 तक 3 बार आंदोलन चलाया है अंबेडकर जी ने, ठीक है। चलिए अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो मतलब कि अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और किस जाति में हुआ था, तो महार जाति में हुआ था। और महाराष्ट्र में जो महार जाति है वो अछूत समझी जाती थी, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ रही है वो बहुत स्ट्रगल से रही है, इन्होंने भी बहुत छुआछूत का सामना किया था, एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था, तो इन्हें जो है विदेश में फेलोशिप मिल गई थी कि जाइए आप वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। तो वहाँ पे पढ़ने के बाद, यानी अमेरिका में फेलोशिप मिली हुई थी, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए, और वहाँ से पढ़ाई करके 1919 में भारत आते हैं, ठीक है। तो अंबेडकर, जैसे गांधी जी को हम लोग याद रखते हैं ना कि 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, वैसे आप चाहें तो अंबेडकर जी को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी वाला जो कंटेंट है पुराना हो चुका है, एग्जामिनर की नजर यहाँ पहुंच सकती है, ठीक है। तो 1919 में भारत वापसी होती है अंबेडकर जी की, और भारत वापसी के बाद इन्होंने 1920 में ही मतलब जो आंदोलन है सबसे पहले वो चलाया था, पहली बार मतलब कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि मतलब हमने देखा कि 1927 से 1935 तक 3 बार आंदोलन चलाया, वो तो है ही, लेकिन सर्वप्रथम जो मंदिर में प्रवेश आंदोलन चलाया था वो 1920 में ही चलाया था। फिर हम देखेंगे अंबेडकर जी के द्वारा 1924 में एक सभा का गठन किया जाता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है बहिष्कृत
हितकारी सभा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो याद रखिएगा 1924 में अंबेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया जाता है। 1927 में उनके द्वारा एक और काम किया गया, वो क्या है, वो है उन्होंने महादलित सत्याग्रह का आरंभ किया था, ठीक है। तो महादलित सत्याग्रह का जो आरंभ किया है अंबेडकर जी ने, वो कब किया, 1927 में। आगे 1942 में अनुसूचित जाति संघ की भी स्थापना अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, 1919 में भारत वापस आए अमेरिका से पढ़ाई करके। 1920 में सर्वप्रथम उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया। फिर 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। 1927 में महादलित सत्याग्रह को आरंभ किया और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। और एक पॉइंट तो और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 1950 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फिर से गैर ब्राह्मण आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि गैर ब्राह्मण आंदोलन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है, सही कथन आपको बताना है। पहला विकल्प क्या है, यह आंदोलन 20वीं सदी में आरंभ हुआ था। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देना था। तीसरा कह रहे हैं इस आंदोलन के प्रमुख नेता ईवी रामास्वामी नायकार थे। और चौथा है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो उत्तर आपको दिख ही रहा है, तो ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, डी वाला हो जाएगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य हैं। बस पीडीएफ में आज मेरी गड़बड़ी हो गई है, बस ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं, बाकी तो सारे पॉइंट सही हैं, आपको दिख तो रहा ही होगा। चलिए, हम लोग सारे पॉइंट्स हमने देखा कि सही है, लेकिन हमें ईवी रामास्वामी नायकार, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जानना चाहिए, ठीक है। तो रामास्वामी नायकार के बारे में जान लेते हैं। रामास्वामी नायकार जिन्हें हम लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नायकार। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया है। और वो आंदोलन क्या है, वो है स्वाभिमान आंदोलन या फिर आत्मसम्मान आंदोलन भी उसी को कह देते हैं। पूरा जो टोटल टाइम पीरियड है वो 1879 से 1973 तक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे इन्होंने जातिगत जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना की। जाहिर सी बात है, जातिगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो जातिगत व्यवस्था की आलोचना तो करेंगे। वेद पुराण में कोई विश्वास नहीं था, ठीक है, तो वेद पुराण, गीता और जो हमारा मतलब कि महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इन सब में इनका कोई भी मतलब विश्वास नहीं था, इन सब के ये आलोचक थे, ठीक है। 1924 में इनके द्वारा क्या किया गया, तो 1924 में ये पहले कांग्रेस दल से जुड़े हुए थे, लेकिन 1924 में कांग्रेस दल से ये अलग हो गए, ठीक है, अलग हो गए। और ये 1920 में असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उससे रामास्वामी नायकार जुड़े हुए थे, लेकिन आगे चल करके 1924 में ये कांग्रेस जो मतलब दल है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए इनके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने आत्मसम्मान या स्वाभिमान जो आंदोलन चलाया वो कब चलाया, 1925 में, ठीक है। तो 1925 में इनके द्वारा क्या किया गया, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। इसी को स्वाभिमान आंदोलन भी कहा जाता है। एक लेख लिखा गया है इनके द्वारा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुडी अरसू, ठीक है। क्या नाम है, कुडी अरसू एक लेख है, वो उन्होंने कब लिखा, 1933 में, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। फिर इनके द्वारा एक और काम किया गया है और वो क्या है, वो है 1937। और इसमें क्या किया इन्होंने, तो 1937 में इन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया द्रविड़ कशगम नाम से, ठीक है। तो द्रविड़ कशगम जो मतलब कि जस्टिस पार्टी है, इसका नेतृत्व द्रविड़ कशगम नाम से किया था। यानी कि जो द्रविड़ कशगम है वो इसे जस्टिस पार्टी का ही नाम रखा गया था और उसका नेतृत्व किया था 1937 में ईवी रामास्वामी नायकार, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे चल करके इनका जो विवाह है वो मनिया माई नामक एक महिला से हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चल करके 1949 में ये फिर जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम है वहां से भी अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो 2 बार ये अलग हुए हैं किसी संस्था से, एक तो पहली बार 1924 में कांग्रेस दल से अलग हुए और दूसरी बार 1949 में ये जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम है उससे भी अपने आप को अलग कर लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्या कह रहे हैं, ब्रह्म समाज से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है।
कह रहे हैं कि इसकी स्थापना 1830 में हुई, तो ये बात तो सही है, हमने देखा था। फिर कह रहे हैं एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था, एकदम सही बात है। कह रहे हैं इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, मैंने सरासर बताया था कि मूर्ति पूजा, बलि और जो भी आडंबर हैं उन सब का इन्होंने विरोध किया था, तो ये बात तो गलत हो गई। कह रहे हैं इन्होंने विभिन्न धर्मों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, तो ये बात सही है। आप विभिन्न धर्मों का अध्ययन करिए, उनसे देखिए कि कौन सी चीजें सही हैं। जो आप सती प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने ये जो सती प्रथा है इसका कहीं भी किसी भी धर्म में उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हीं धर्मों को पढ़ने के बाद ही तो उन्हें पता चला। सोसाइटी में अगर कोई भी परंपरा बहुत टाइम से चली आ रही है ना, और स्पेशली अगर उसे लोगों ने धर्म से जोड़ के रखा है, तो फिर आप उसे धार्मिक बातों से ही कंपेयर करके मतलब लोगों के मन से उसको निकाल सकते हैं। इतना आसान नहीं होता किसी परंपरा के खिलाफ बोलना। तो उन्होंने ना विभिन्न धर्मों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, ठीक है, और जो अच्छी बातें हैं उसे फॉलो भी करें, ये भी कहा। और मूर्ति पूजा का समर्थन किया, ये बात गलत है, तो इसका उत्तर जो है वो सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है ना वो यंग बंगाल आंदोलन से पूछा जा रहा है कि जो यंग बंगाल आंदोलन है ना वो किनके द्वारा शुरू किया गया। हमारे पास विकल्प क्या है, राजा राम मोहन रॉय, हेनरी विवियन डेरोजियो, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि मैंने खुद से बनाया है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा गया है, मैं ये बता रही हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि जो यंग बंगाल आंदोलन है वो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया है। और इनके द्वारा ना मतलब कि जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं ये कौन थे, यही क्वेश्चन दरअसल पूछा भी था और मैच द फॉलोइंग में पूछा था। तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे, ठीक है, अध्यापक थे। कब की बात है ये, तो 1820 की बात है। और इन्हों के जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने जब ये मतलब कि आंदोलन चलाया, तो इस आंदोलन में इनके स्टूडेंट्स ही जुड़े हुए थे। और वो जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स ने जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उन पे उंगली उठाई। महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा की जो डिमांड है, शिक्षा की जो मांग है, उस पे जोर दिया। और साथ में अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी इन्होंने अभियान चलाया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन जो है उससे पूछा गया है, तो यहीं से बन जा रहा है, तो आगे ऑप्शन ही नहीं देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उन्हें लगेगा देखो रामकृष्ण परमहंस नाम मिल रहा है तो यही संस्थापक होंगे। तो भैया ये संस्थापक नहीं थे। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे हमारे और हम सबके प्यारे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई थी। तो ये जो परमहंस नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस तो नाम था स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मिशन है, ये जो संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई है। तो भैया 1897 में, ठीक है, 1897 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि निस्वार्थ सेवा के जरिए मुक्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी थे ना, इनका बचपन का नाम क्या था, यानी कि स्टार्टिंग इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से बता रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनका नाम क्या था, वास्तविक नाम वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके द्वारा 1893 में शिकागो, अमेरिका के शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे मतलब अपनी स्पीच भी दी गई थी। और साथ में जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने महिला उत्थान को लेकर भी अपना मतलब कि विचार व्यक्त किया। महिलाओं के उत्थान के वो समर्थक थे। और ये जो रामकृष्ण मिशन हंस है, इसकी स्थापना हमने बता दिया कि 1897 में की गई थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ प्रार्थना समाज से पूछा जा रहा है। ज़्यादातर लोग केवल यही चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जो मतलब कि संस्थाएं हैं, और बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ते ही नहीं है, तो इसी वजह से क्वेश्चंस नहीं बनते। लेकिन मैंने पूरे चैप्टर में जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जो प्रार्थना समाज है ना, आप बताओ इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। विकल्प क्या है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बम्बई, ठीक। जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। कोई पूछ ले कब हुई थी, तो 1867 में। तो 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और इसकी मान्यता क्या थी, तो ये लोग जो जातीय बंधन है उसको मतलब
तोड़ना चाहते थे, उससे मुक्त होना चाहते थे। और साथ में इन्होंने बाल विवाह जो किया जाता था, यानी कि बच्चेपन में ही शादी कर दी जाए बच्चों की, उसका भी उन्मूलन करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो प्रार्थना समाज के बारे में आपको याद रखना है। एक पॉइंट बन सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी हम बता रहे हैं। तो इसकी स्थापना में आत्माराम पांडुरंग प्लस केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग प्लस केशव चंद्र सेन जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। और एमजी रनाडे भी इसी मतलब कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। आगे हम देखेंगे कि जो पंडिता रमाबाई सरस्वती हैं वो भी इससे जुड़ जाती हैं। कब, 1882 के आसपास जो पंडिता रमाबाई सरस्वती हैं वो जो रनाडे है ना उनकी सहायता से पश्चिम भारत की तरफ पहुंचती हैं। वो भी इसी मतलब कि प्रार्थना समाज से जुड़ी थी, लेकिन उनके द्वारा फिर आर्य महिला समाज का गठन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि जो आर्य महिला समाज है उसका गठन किसने किया है, तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और साथ में ये जो प्रार्थना समाज है ना, इससे मतलब इससे संबंधित एक और संस्था है, वो क्या है, भारत महिला परिषद। और उसमें कौन मतलब कितनी महिलाएं जुड़ी थी, तो 200 महिलाएं जुड़ी हुई थी भारत महिला परिषद में। ठीक है, तो इसी प्रार्थना समाज से ये सारे पॉइंट संबंधित हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, स्थापना कब हुई, 1867 में। कहाँ पे हुई, बम्बई में। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था, तो ये लोग जातीय जो मतलब कि बंधन है उससे मुक्ति के बारे में सोचते थे और बाल विवाह के उन्मूलन के भी पक्षधर थे। एमजी रनाडे इससे जुड़े हुए थे। संस्थापक कौन से, तो आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद ही रखना है। और एमजी रनाडे भी इसी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इसी मतलब यही जो एमजी रनाडे हैं, इन्हीं की सहायता से 1882 में जो पंडिता रमाबाई सरस्वती हैं वो पश्चिम भारत में पहुंचती हैं और आर्य महिला समाज का गठन करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक संस्था है। और इसी प्रार्थना समाज से भारत महिला परिषद मतलब कि एक महिला परिषद है उसका गठन किया गया है, जिसमें 200 महिलाएं जुड़ी हुई थी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। एक और समाज आ गया है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेद समाज। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं कि बताओ भैया जो वेद समाज है ना वो किससे प्रेरित था। विकल्प क्या है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर प्रार्थना समाज। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ब्रह्म समाज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा कि जो वेद समाज है वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। स्थापना कब हुई, तो वेद समाज की स्थापना याद रखिएगा 1864 में हुई है। 1864 में कहाँ पे हुई है, तो मद्रास के चेन्नई में, यानी कि दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना हुई है। और लगभग सबका यही उद्देश्य था, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना और साथ में हिंदू रूढ़िवाद और जो अंधविश्वास हैं उनकी आलोचना करना। ठीक है, तो जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं लगभग सबका मोटिव जो है वो सेम ही रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। और ये अलीगढ़ आंदोलन से मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। हमारे पास विकल्प क्या है, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। और जो ऑप्शन है उनकी जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान, तो उत्तर दरअसल यही हो जाएगा कि जो सर सैयद अहमद खान है इन्हीं के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो वही सुधार यानी कि सुधार आंदोलन है। ये जो अलीगढ़ मतलब आंदोलन चलाया गया वो सुधार आंदोलन है। महिला उत्थान के क्रम में जो बहु विवाह है, पर्दा प्रथा है, तलाक आदि को लेकर के इन्होंने आधुनिकता के अनुसार संशोधन करने की बात की। जबकि आप देखेंगे कि जो मुस्लिम वगैरह होते हैं, अब सॉरी अगर कोई लोग सुन रहे हो तो मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं अब जहाँ पे रहती हूँ मेरा जो मतलब कि विलेज है वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो लोग ना ये जो पर्दा प्रथा है, तलाक वगैरह है और बहु विवाह, इसको ना मतलब कि बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये जो स्पेशली जो पर्दा प्रथा है, मैं देखती हूँ कि घर से बाहर छोटी छोटी बच्चियाँ भी निकलती हैं तो बुर्का पहन के निकलती हैं। तो ये जो पर्दा प्रथा है, जो तलाक है, इन सब को लेकर के ना जो अलीगढ़ आंदोलन है उसने कहा कि भैया जो आधुनिक तरीका चल रहा है उसके अनुसार इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें आप इसमें याद रख सकते हैं। और साथ में
आगे चल के आप देखेंगे कि इसी मतलब कि ये जो आंदोलन चला था इससे जुड़े हुए कुछ अन्य लोग थे, यानी कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होना चाहिए। और उसी सुधार के क्रम में आगे चल करके आप देखेंगे कि शेख अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया। और मुमताज अली जैसे कुछ समाज सुधारक आए जिन्होंने कुरान में जो मतलब की आयत है ना, कुरान की जो आयतें हैं उनका हवाला दे करके बताया कि भैया महिलाओं की शिक्षा जो है मतलब जरूरी है, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। और ये जो क्वेश्चन है मतलब कि किसने कुरान की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकारी बताया, ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुमताज अली जैसे सुधारकों ने इस तरह की चीजें की है। और इसी से आगे चल करके एक और लोगों का नाम मतलब एक और व्यक्तित्व है जिनका नाम जुड़ता है, और वो नाम क्या है, वो है बेगम रुकैया हुसैन सखावत। इन्होंने कलकत्ता और पटना में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, ये भी उन्हीं के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अलीगढ़ जो मतलब कि आंदोलन है उससे स्टार्ट हुआ और आगे चल के बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे तरह के काम किए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो अलीगढ़ आंदोलन हमने देख लिया कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और आगे बहुत सारे लोगों ने भी मतलब कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के क्रम में अपना जो आवाज है वो उठाया, जिसमें हमने आपको बता ही दिया कि जो शेख अब्दुल्ला हैं उन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बल दिया। साथ में मुमताज अली जैसे सुधारकों ने क्या किया कि कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उनका हवाला देकर के बताया कि महिलाएं जो हैं वो भी शिक्षा की अधिकारी हैं। और आगे चल के बेगम रुकैया हुसैन सखावत ने तो महिलाओं के लिए कलकत्ता और पटना में गर्ल्स कॉलेज की भी स्थापना की थी। गर्ल्स कॉलेज नहीं था, दरअसल वो स्कूल था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखा हमने हिंदुओं से जो सामाजिक सुधार आंदोलन था उन्हें देखा, मुसलमानों में हमने देख लिया कि जो मतलब ये अलीगढ़ आंदोलन है वो मुसलमानों के सुधार से संबंधित था। बचा केवल एक, और वो क्या है, सिख। ठीक है, तो सिख जो है उनके लिए जो सुधार आंदोलन चलाया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिंह सभा आंदोलन। और वही आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंह सभा आंदोलन किससे संबंधित था। हमारे पास विकल्प क्या है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। तो हमने बता ही दिया कि भैया ये सिख धर्म से संबंधित था। ठीक है, ये अन्यत्र करके जो दिया रहता है एनसीईआरटी में, यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो काले गुलाम और गोरे बागान मालिक, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखे हैं, कह रहे हैं कि आप ये जान चुके हैं कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह जो संबंध है वो स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि दासता की ये जो प्रथा है वो क्या थी। कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका में ले जाते और वहां के जो गोरे बागान मालिक थे उन्हें बेच दिया करते थे। कितना घिनौना काम किया करते। कह रहे हैं उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था जो ज्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। ठीक है, और बागानों में ये जो गुलाम है वो पाँव फटने से लेकर देर रात तक काम किया करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर जो मालिक हुआ करते थे वो उन्हें सजा भी देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की ये मतलब की यातनाएं दिया करते थे। फिर कह रहे हैं कि श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा के विरोध किया। इसी क्रम में 1776 में, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि जो बीपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं उसमें ना वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया। अमेरिका वासी थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जो 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं को हवाला देकर आह्वान किया। और क्या आह्वान किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आती। गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा कि जिन्होंने दास प्रथा जो अब्राहम लिंकन है उनके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि किनके द्वारा अमेरिका में दास प्रथा के खिलाफ जो है वो संघर्ष किया गया, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी आगे चल के हुए थे। कह रहे हैं कि लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं कौन, तो वही अब्राहम लिंकन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि
लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। ठीक है, तो एक मतलब कि परिभाषा भी आती है लोकतंत्र को लेकर के कि अब्राहम लिंकन की क्या परिभाषा है, तो वो यही परिभाषा है उनकी कि जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार बनाना। ठीक है, ये देखिए वहां पे आपको चित्र दिखाया गया है और ये चित्र क्या है, तो गुलामों की यहाँ पे खरीद बिक्री की जा रही है। और कहाँ का चित्र है, तो दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका 1856 में ये चित्र बनाया गया है। और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से ले आए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सोचिए, जैसे कोई वस्तु है वही उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी लगता है कि हाँ कोई पॉइंट्स में कुछ इधर उधर हुआ है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही आया है, वीडियो समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बहुत डिमोटिवेशन मिल जाता है, आप लोग ना तो शेयर करते हैं ना तो लाइक करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।